अमेरिका ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने का थ्रेटन किया है। आपके ख्याल में ये प्रेशर टैक्टिक है जस्ट टू फोर्स ईरान इनटू एन अनइक्वल डील? प्रेशर टैक्टिक्स भी हैं और वॉर क्राइम भी है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये हो भी जाएगा। अगर अमेरिका जो है उसको टारगेट नहीं मिले, लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट नहीं मिले, तो फिर ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी पावर जो है, हाउ दे आर गोइंग टू एक्सर्ट इट एंड हाउ दे आर गोइंग टू एग्जिबिट इट। So that's the only way that they just keep on bombing the civilian infrastructure. तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट हो या वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हो या रोड्स हो या रेलवे ट्रैक्स हो, स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, सो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। दे ऑल बिकम द लेजिटिमेट टारगेट इन दैट गेम, एंड दैट्स अ वेरी अगली गेम। माइट इज राइट। अनफॉर्चुनेटली ईरान ने थ्रेटन किया है गल्फ कंट्रीज को कि अगर वो अमेरिका का साथ देता रहेगा सो देयर वुड नॉट बी गुड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट। आपके ख्याल में क्या गल्फ कंट्रीज स्टेप बैक करेंगे? गल्फ कंट्रीज हैव ऑलरेडी बीन स्टेपिंग बैक। सो ये तो पॉइंट ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं, हम बार बार डिफरेंट प्रोग्राम्स पे ये बात भी कर रहे हैं कि वो तो चाह रहे हैं कि हम स्टेप बैक करते हैं, आप हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें। और स्टेप बैक करना अगेन जो है वो अनरियलिस्टिक ग्राउंड्स पे तो नहीं हो सकता। अनरियलिस्टिक ग्राउंड्स ये हैं कि आप अमेरिका को रातों रात यहाँ से उठा दें और उनकी बेसिस को खत्म कर दें। बेसिस तो 70% वैसे ही खत्म हो चुकी हुई। तो आईआरजीसी का ये कहना कि गल्फ के कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका को अपना अपना जो है वो अपनी जियोग्राफी बाउंड्री जो है वो ना इस्तेमाल करने दें, तो वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, प्रोवाइडेड कि चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं। अब चीज़ों के सेटल डाउन होने में किस चीज़ का सेटल डाउन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि उनकी इकोनॉमी पे जो एक हैमरिंग हो रही है वो थोड़ी सी रुक जाए। और वो कैसे रुकेगी? जब उनके वाटरवेज खुल जाएंगी। अब एक तरफ से स्टेट ऑफ हुर्मुज से जो है वो रास्ता बंद है, दूसरी तरफ से बाबुल मंदेब से बंद है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर बहुत मुश्किल है उनके लिए। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने प्रपोज किया है कि चंद मुल्कों को मिला के कि बाबुल मंदेब जो है उसको फिर खुलवाया जाए। किस तरह से खुलवाया जाए? तो ये चीजें एस्केलेट हो रही हैं। इसमें किसी की भी कोई विक्ट्री मुझे दिखाई नहीं देती है, कोई भी विनिंग उस पे नहीं है। एंड पे कोई ये कहे कि जी ये जो बोर्ड गेम है इसमें अगले 2 स्ट्रोक्स और फिर उससे अगला जो फाइनल स्ट्रोक है दैट इज गोइंग टू बी अ विक्ट्री स्ट्रोक, मुझे नहीं दिखाई देता है। तो गल्फ के कंट्रीज कह रहे हैं कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं। और ईरान जो है उसके उससे मुतालबा सिर्फ ये है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सामना करे, और ईरान का फिर अपना मौकफ है कि जी हम इस सूरत हाल में क्या करें, जबकि हमारे ऊपर जो मिलिट्री बिल्डअप है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बात कर हमारे पास जी जी। अगर मिलिट्री टारगेट नहीं मिल रहे हैं अमेरिका को, तो वो हमारे सिविलियन टारगेट्स जो हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। और अमेरिका को भी पता है कि सिविलियन टारगेट्स पे जितनी देर तक वो हमले करते रहेंगे, वो ना तो आईआरजीसी को उससे कमजोर कर पाएंगे, ना ही वो मिसाइल सिटी उनकी रेंज में है। तो फिर अब रिसेंटली पिकेक्स माउंटेन की कभी बात हो जाती है, एक डिफरेंट जो है वो उनके मीडिया के लिए एक नई जो है वो किसी जजीरे का नाम, किसी पहाड़ी का नाम उनको देकर कहा जाता है जी इसके नीचे मिसाइल जो हैं वो बन रहे हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं, मिसाइल सिटी हैं, इनको इस तरीके से हम बम्बार्ड करेंगे, ये होगा वो होगा। कुछ भी नहीं होगा। वो बहुत दूर हैं, गहराई में हैं, और उनके ऊपर बहुत ही मजबूत जो हैं वो खुदा की बनाई हुई पहाड़ियां हैं। उनको इस तरह से बर्बाद करना बहुत मुश्किल है, ये उनको भी पता है। तो अब गल्फ कंट्रीज जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी इकोनॉमी इससे ज्यादा नोज डाइव पे ना जाए। और ईरान का ये है कि किसी ये ऊंट किसी करवट बैठे तो फिर वो करवट ऐसी हो जिसमें ऊंट की हड्डियां ना टूट रही हो। ठीक है। ऐसा ना हो कि आप हमले हम पे रुके ना, और हम जो है वो गल्फ कंट्रीज को भी एक साइड पे कर दें, तो फिर हमारा सुनने वाला कौन होगा? अगर हम स्टेट ऑफ हुर्मुज भी खोल देते हैं और हमले अपने ऊपर करवाए जाते हैं, तो दुनिया में किसको हमारी परवाह होने वाली है? दुनिया दैट की इज जब तक ट्रू। जेब पे नहीं असर पड़ेगा, दुनिया नो को वन ये विल केयर। मसला मसला ही नहीं लगेगा। ट्रू। बहुत आसानी से दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अनदर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जस्ट लाइक सीरिया एंड लीबिया। तो ठीक यही है। उनका सबसे बड़ा खौफ है कि हम दुनिया को कम से कम जगाए रखें कि यहाँ जंग हो रही है, ये नाहक है, हम पे हमले नाहक है,
अमेरिका ने एक गाजा अमन बोर्ड बनाया है और उसमें 15 नुकात का एक रोड मैप भी बनाया है। क्या आप कुछ ऑप्टिमिज्म रखती हैं? इज दिस द वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स पीस? No, no, I don't think so. It's the way forward toward peace. That's my small answer. It's a total sum of that thing. ओके। ये वही बोर्ड ऑफ पीस है जिसके हम मेंबर भी बने, और तब भी जो है जब भी ये सवाल हुआ कि हमें क्या जरूरत थी, तो मेरा जवाब ये नहीं होता था कि हम इसके मेंबर बन के कोई पीस की राह हमवार कर देंगे। इसका एक बहुत बड़ा जो है एक सेलिब्रेशन भी हुई थी, आपको याद होगा कायरो में इसका एक सेरेमनी हुई थी। वहां पे जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे वहां गए थे, और फिर ये तय हुआ था कि जी इस बोर्ड के अंडर जो है मरहलावार गजा के अंदर से हमास जो है वो खुद को डिसार्म करेगी, डीपोलिटिसाइज करेगी, और उसी तरह ग्रेजुअली इसराइल जो है वहां से बाहर निकलेगा। ये वही 14 पॉइंट्स हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। रिसेंटली हमास ने कहा कि जी हम अपना पॉलिटिकल रोल जो है वो वॉलंटरली विड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी फोरम पे, क्योंकि हमें तो कहीं बिठाया नहीं जाता, तो हम विड्रॉ करते हैं। तो जो भी आपने गजा पीस बोर्ड के अंडर एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की हुई है, द पीपल फ्रॉम द गजा, जो कि उसको चलाएंगे, तो वो हमें रिप्रेजेंट करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपेरेंटली दे हैव अग्रीड फॉर डिसआर्मामेंट। तेहरान जो है वो हमस को अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में इंक्लूड करता है। अगर ये वाकई वो डिसआर्मामेंट की तरफ जाता है तो ईरान का खित्ते में होल्ड कम नहीं हो जाएगा? हमारे पास हमास की जो, अगर आप फॉलो करें उनका जो सोशल मीडिया है जहाँ पे वो अपनी बात रखते हैं, बताते हैं, तो अभी तक उन्होंने किसी ऐसी बात से एग्री नहीं किया है कि हम खुद को डिसआर्म कर लेंगे। इट्स ऑल कंडीशनल। It's conditional with the withdrawal of Israel Israeli from the forces. Gaza in total, not between the lines like red line, yellow line. उन्होंने कहा कि वो येलो लाइन से पीछे नहीं जाएंगे, it जो is करंट येलो conditional. लाइन है। That's what the Israeli government is saying. But Hamas is saying that this current yellow line is also Gaza. Okay. So they have to withdraw in total from the Gaza. That's the condition. और यही वजह है कि क्लाउडीनेस हो जाती है जब हम वेस्ट जो है वो खबरें हमें पहुंचाना शुरू करता है। तो जब तक आप दोनों साइड का नैरेटिव नहीं देखें, उन्होंने खुद को डीपोलिटिसाइज करने की बात जरूर की है, लेकिन अभी वो अपने आप को डिसआर्म करने की बात जो भी हो रही है उनकी तरफ से अभी नहीं हुई, क्योंकि इसमें इजिप्ट जो है वो शामिल है, तो इजिप्ट की मीडिएशन में ये सारा कुछ हो रहा है। तो अभी तक कोई ऐसी खबर जो है वो नहीं है कि हमास खुद को डिसआर्म जो है वो इस तरह से कर देगा अनकंडीशनली। फाका करते हुए लोग वहां पे मौजूद हैं। वो कंडीशनल है, और उसको कभी इजराइल नहीं मानेगा, और यही लिवरेज ये इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दे नीड समथिंग फॉर देयर नैरेटिव। They will come again, they will start the narrative again that we are there for the humanitarian aid, and we are there for the benefit and for the well-being of the people in the Gaza. Now they have coined another word for the people of the Gaza, the Gazans. So that's also the denationalize and disassociation of the people from their identity. So I'm also against that. Having said that, it's all conditional. They just need that for their narrative. They are just saying that we want to do something for the people of Gaza. Okay. But see, Hamas is there, and Hamas is not disarming. So what does that mean? Hamas is not disarming. Who is going to support them? Who is going to safeguard the people who are left in the Gaza? So these are very layered thing. इनको हम ऐसे कभी भी नहीं कर सकते हैं कि ये बात आज सोशल मीडिया पे हो गई, 4 दिन आप इसको देखेंगे, नेतन्याहू इसको कैश कराता फिरेगा, और वो क्या कहेगा कि हम तो जेनोसाइडल नहीं है, हम तो ये करना चाहते हैं, हम तो वो, आप तो अमाराती कॉरिडोर भी वहां बनाना चाहते थे। तो अभी तो गजा के 2 हिस्से करके एक के अंदर अमाराती कॉरिडोर बनना है विद द हेल्प ऑफ एमिरेट्स। तो एमिरेट्स ने उसकी फंडिंग करनी है, एंड देयर इज गोइंग टू बी मल्टीप्लेक्स व्हिच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाफ ऑफ द गजा, और उन मल्टीप्लेक्स में जो फंडामेंटली डी रेडिकलाइज्ड फलस्तीनी होंगे, वो फलस्तीनी ही हैं, गजा में रहकर वो गाजन नहीं बन गए हैं, तो वो फलस्तीनी उन मल्टीप्लेक्स में रखे जाएंगे, और हाफ जो हैं वो बाकी मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे, बिकॉज दे कैन नॉट बी फंडामेंटली डी रेडिकलाइज। तो कोई इनसे पूछे ये फंडामेंटली डी रेडिकलाइजेशन क्या होती है? आपने जब अपनी आजादियां ली, आपने जब रेजिस्टेंस की, अमेरिका से की बात कर ले, जब आपने ब्रिटिश से रेजिस्टेंस करके अमेरिका को आजाद करवाकर अपनी एक वहां पे डेमोक्रेसी बनाई जिसपे आपको बड़ा फख्र है, तो क्या आप फंडामेंटली डी रेडिकलाइज हो गए थे?
तो ये ठीक वही है। बात है, किसी का जो है वो रेजिस्टेंस फाइटर है तो दूसरे के लिए वो क्रिमिनल है। तो हमारे वो रेजिस्ट कर रहे हैं। और जहां तक आपका इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि वो इसको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा समझता है, हमास को कभी भी ईरान की तरफ से कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं आई, क्योंकि उनकी ईरान की हमेशा डायरेक्ट सपोर्ट रही है हिजबुल्लाह को, बिकॉज दे हैव दिस देयर सेक्टेरियन एफिलिएशंस। तो हमास जो है वो ईरान के लिए भी एक पॉलिटिकल स्लोगन ही है। अगर अच्छा। इससे कुछ ज्यादा होता तो वो अपने एमओयू के 14 पॉइंट्स में हिजबुल्लाह और लेबनान को इंक्लूड उन्होंने किया, तो फलस्तीन को और गजा को और हमास को भी इंक्लूड करवा सकते थे। ट्रू। ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा अब क्वागमार बन चुका हुआ है जिसके अंदर पड़ोस में रहने वाले जॉर्डन है, यूएई है, और अब मुझे बिल्कुल भी इसके लिए सेल्फ सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। हम 24/7 एक जेनोसाइड देख रहे हैं। सो इट्स वेरी इंडीड। डिफिकल्ट, इट्स नॉजिएटेड टू सेंसर आवरसेल्फ यस। इस पॉइंट पे जी। कि हम मुल्कों के नाम नहीं लें। तो जो अड़ोस पड़ोस में सारे बैठे हुए हैं, दे आर aiding and they are abating They the are genocide indeed. They which are we are indeed. True. witnessing. True.